आज हम हैदराबाद स्टेट निज़ाम की हैदराबाद स्टेट के एक बहुत ही अहम पर्सनालिटी के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। अ, हैदराबाद स्टेट को 1724 में आसफ जाह वन ने उसको इस्टेब्लिश किया था। आसफ जाह वन जो है वो अ, मुगल एम्पायर का एक बहुत मशहूर नाम था और एक बहुत मशहूर फिगर था। और जब मुगल सल्तनत कमजोर हुई तो उन्होंने असफ जाह वन ने, जो दक्कन के गवर्नर थे, उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, पहले औरंगाबाद में और फिर हैदराबाद में। और एक ऐसी प्रिंसली स्टेट की बुनियाद डाली जो 1724 से 1948 तक कायम रही। तो जब आप हिंदुस्तान में मुस्लिम सिविलाइजेशन की बात करेंगे, मुस्लिम हेरिटेज की बात करेंगे, तो जो नुमाया चीज़ें हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनमें से एक हैदराबाद स्टेट है। उसने एजुकेशन में अ, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट था उसका। फिर इट वाज अ प्रॉस्परस सॉर्ट ऑफ स्टेट। और हिंदुस्तान में जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी, उनमें ना सिर्फ ये कि सबसे ज़्यादा बड़ी थी, बल्कि पॉपुलेशन के लिहाज से भी, रिसोर्सेज के लिहाज से भी, एरिया के लिहाज से भी, इन्फ्लुएंस के लिहाज से भी ये सबसे ज़्यादा बहुत ही नुमायाँ थी। तो इसका एरिया जो है वो तकरीबन सिर्फ हैदराबाद स्टेट का, उसमें हैदराबाद स्टेट में पहले बिरार भी आता था। तो बिरार में महाराष्ट्र के तकरीबन 5-6 डिस्ट्रिक्ट से अजला थे, तो वो भी एक काफ़ी बड़ी प्रिंसिपैलिटी थी, वो भी इसका हिस्सा थी। लेकिन उसको 19th सेंचुरी के मिडिल में अंग्रेज़ों ने वो उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, और उसको जो है वो जो महारा हैदराबाद स्टेट है उसका एरिया तकरीबन 2,14,000 स्क्वायर किलोमीटर था, जो आज के कर्नाटका के एरिया से काफ़ी बड़ा है। इसमें कल्याण कर्नाटका का एरिया, इसमें तेलंगाना का एरिया, इसमें मराठवाड़ा का, महाराष्ट्र का एरिया। तो ये एक बहुत मशहूर, बहुत ही बड़ी सल्तनत थी। और इसमें इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा इसमें लगाया जा सकता है कि 20th सेंचुरी में टाइम मैगजीन ने तकरीबन ये मीर उस्मान अली खान, जो लास्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, जो फंक्शनल हैदराबाद के स्टेट के निज़ाम थे, उनको टाइम मैगजीन ने एज द वेल्थिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अपने टाइम मैगजीन के उस पर फ्रंट कवर पर उसको छापा। बहुत रिसोर्सफुल लोग, बहुत रिसोर्सफुल सल्तनत थी। और इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये था हैदराबाद के स्टेट का कि जितने भी ज़्यादा एजुकेशनल स्कॉलरशिप और इस तरह की जो काम होते थे, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हैदराबाद के स्टेट ने किए थे। तो हैदराबाद ने आप देखें, सिर्फ न सिर्फ जामिया उस्मानिया कायम किया, बल्कि उस्मानिया मेडिकल कॉलेज वहाँ कायम किया, दूसरे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले। जो प्रिंसली लोकल जो कॉम्स में इंडिया हिंदुस्तान में बाज जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो थे, अंग्रेजों ने खोले अपने ज़माने में। लेकिन हिंदुस्तान में किसी प्रिंसली स्टेट ने जो पहला मेडिकल कॉलेज खोला हो, वो उसका जो क्रेडिट है वो निज़ाम को जाता है। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान में चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर्स हों या दूसरे नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स हों, उनको वो कहीं भी रहते हों, कहीं से भी वो फंक्शन करते हों, हैदराबाद के निज़ाम ने उनको अक्सर को, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को उनको जो है वो इतनी ज़्यादा उनको स्कॉलरशिप दी कि वो दे डिड नॉट नीड टू वर्क। लाइक शिबली नुमानी एक बहुत बड़ा नाम है। तो शिबली नुमानी को उन्होंने बहुत दिनों तक वजीफा दिया, जिसके जरिए से वो जो अपना एकेडमिक काम था, जो बड़े बड़े काम थे, जैसे सीरत नबी जो उनकी बहुत मशहूर किताब है, शायद शिबली नहीं लिख पाते अगर निज़ाम ऑफ हैदराबाद का सपोर्ट उनके साथ नहीं होता। तो बहुत बड़ा काम था उनका। लेकिन हमेशा, चूंकि एक बड़ी मुस्लिम स्टेट थी हिंदुस्तान में, तो उनके सामने बहुत चैलेंजेस थे। आप देखें कि उससे बहुत, यानी सिर्फ निज़ामी नहीं, आसफ जाह नहीं, सिकंदर जाह नहीं, बल्कि वहाँ जो बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियात हुई हैं, जैसे
सर सालार जंग जो है वो, फर्स्ट सर सालार जंग जो है वो बहुत मशहूर नाम है, जिन्होंने हैदराबाद को स्टेबिलिटी देने में, उसकी प्रॉस्पेरिटी में इनका बहुत बड़ा रोल है हैदराबाद में। लेकिन लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम है, लोग समझते हैं कि हैदराबाद जो है वो एक स्टेट थी, मुस्लिम स्टेट थी, तो हैदराबाद में सब जो उसकी लीडरशिप थी और सारी ताकत मुसलमानों के हाथ में थी। लेकिन ये हैरत इस पर होगी कि वहाँ के दीवान या प्राइम मिनिस्टर बहुत दिनों तक नॉन मुस्लिम्स भी रहे हैं। बल्कि तकरीबन 1810 से लेकर 1810 से या 89 से लेकर 1843 तक महाराजा चंदूलाल जो थे वो उसके दीवान थे, पहले असिस्टेंट दीवान थे। और उसके बाद जो है उनको दीवान बनाया गया, जब दीवान जो है वो आ, मतलब सुपर एनुएट हुए या फिर रिटायर हो गए थे। तो मुनीरुल मुल्क को जब तकरीबन 1809 में जब मीर आलम सुपर एनुएट हुए, तो उनके बाद जो है उनके दामाद को दीवान बनाया गया। और मुनीरुल मुल्क उस वक्त, उससे पहले जो थे वो चंदूलाल पेशकार थे वहाँ के, मतलब जो दीवानी के ऑफिस में चंदूलाल एक पेशकार। चंदूलाल जो है वो, इनकी फैमिली बहुत दिनों से निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ थी, बल्कि आसिफ जाह वन के साथ जो है इनके ग्रेट ग्रैंडफादर शायद हैदराबाद आए थे। और अम, इनकी जो मतलब ये स्ट्रेचर बॉडी, और ये कोई बहुत इम्प्रेसिव पर्सनालिटी नहीं थी, और ये बहुत ही नीचे से उभरे थे, ऊपर आए थे। हालांकि अपनी हेरिटेज, अपनी फैमिली के बावजूद, फैमिली इन्फ्लुएंस के बावजूद। तो अंग्रेजों ने इनको सुपर इम्पोज किया था हैदराबाद के निज़ाम के ऊपर। तो जब इनको जब ये पेशकार थे, या जब मीर आलम का इंतकाल हुआ जो उससे पहले दीवान थे, तो उस वक्त सिकंदर जाह जो है, आसिफ जाह थ्री की वहाँ पर हुकूमत थी। और आसिफ जाह जो थे वो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, बट ही वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। लेकिन अंग्रेजों ने तकरीबन चंदूलाल, महाराजा चंदूलाल को उनके ऊपर सुपर इम्पोज किया। चंदूलाल की पर्सनालिटी जो है वो बड़ी अजीबोगरीब है। आप देखें, ये ही हिमसेल्फ वाज अ पोएट, एंड ही कुड स्पीक वेरी वेल, वेरी गुड इंग्लिश, पर्शियन। दूसरे क्या है, जो बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान में स्कॉलर्स जो फैले हुए थे, ये चाहते थे कि हर एक को सपोर्ट करें। एक उनकी पर्सनालिटी का एक पार्ट ये था। बल्कि लोगों ने कहा है कि जब मिर्जा गालिब 1857 में यहाँ पर, मिर्जा गालिब नहीं, मिर्जा गालिब का भी तस्करा है कि मिर्जा गालिब से किसी ने कहा कि तुम वहां चले जाओ और महाराजा चंदूलाल जो है वो तुम्हें बहुत सपोर्ट देंगे, क्योंकि दिल्ली में उस वक्त जो बहादुर शाह जफर का जो यहाँ पर जो इनका अपना कोर्ट था, वो उसके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे। और अंग्रेजों ने उनको जो उनका हिस्सा था इनके जो रिश्तेदारों में, नोबिलिटी में, वो दिया नहीं था। और बहुत दिनों तक ये यहाँ से कलकत्ता भी गए और वहां से भी नहीं मिल पाए। तो किसी ने उनको मशवरा दिया कि तुम चले जाओ महाराजा चंदूलाल के पास, एंड देन ही विल सॉर्ट ऑफ टेक केयर ऑफ योर, आई मीन एवरीथिंग। इसी तरह लखनऊ के एक बहुत मशहूर शायर है, उनको बुलाना चाहते थे चंदूलाल, तो उन्होंने पहले उनके पास 16,000 रुपीज भेजे। कब की बात है ये? 1830 या 1820 की बात है। और जब उन्होंने मना किया तो उन्होंने फिर 20,000 रुपीज और भेजे। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। उन्होंने वो सारा, जो ही वॉज अ रिसोर्सफुल पर्सन, और उन्होंने वो उसको जो है वो गरीबों में बांट दिया। मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत मशहूर शायर थे। और उनको, जो लखनऊ के नवाब थे, उन्होंने उनको शहर बदर कर दिया था और वो इलाहाबाद में रहने का मजबूर थे। तो दूसरी तरफ ये है कि चंदूलाल को सुपर इम्पोज किया था अंग्रेजों ने, इंपॉर्टेंट चीज ये है। और चंदूलाल जो है, सिकंदर जा जो थे, वो ही वाज अ किंग इन नेम, और नवाब इन नेम, और निजाम इन नेम, एंड द रियल पावर रिजाइडेड इन द हैंड्स ऑफ, वाज एक्चुअली कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ चंदूलाल। लेकिन आप आजकल, आपको चंदूलाल के बारे में कहीं तस्करा करने का नहीं मिलेगा। चंदूलाल जो थे, मुखियर बहुत थे, बहुत खैरात करते थे स्कॉलर्स में और दूसरों में, दूसरे सोशल कॉज में। इट वाज टू
बाज लोगों ने लिखा है कि इसका मकसद ये था, इसकी वजह ये थी क्योंकि वो चाहते थे कि जो अवाम जो है या खवास उनके साथ रहें। लेकिन उनकी जो दूसरी चीजें थी, यानी अंग्रेजों ने जो उनको सुपर इम्पोज किया था, और मुनीर आलम जो उस वक्त मीर आलम के बाद उनको बनाया गया था दीवान, और इनको असिस्टेंट दीवान बनाया गया, तो मुनीर आलम से अंग्रेजों ने कसम खिलवाई थी कुरान पर हाथ रखकर कि ही विल नेवर इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ चंडूलाल, and he will never assert himself and his power as Diwan and hand over all the practical powers to Chandulal. लॉर्ड मिंटो ने एक लेटर लिखा था मुनीर मुल्क को, और उसमें लिखा हुआ था, उसमें उन्होंने लिखा था साफ साफ मिंटो ने, to this system of conduct, indeed, you will recollect that you solemnly and specifically bound yourself at that time when you were soliciting the appointment of minister, having called Raja Chandulal privately at night and assured him that his authority and influence should uh, should not suffer in the event of your nomination, swearing upon the Quran and the head of your son Abdullah that you would give the Raja entire authority in the administration of the country. तो मुनीर आलम जो है वो एक्चुअली ही गेव अप ऑल हिज अथॉरिटी एंड ही वाज हैप्पी टू एंजॉय द पर्क्स दैट ही हैड। और चंदूलाल जो थे वो 1809 से तकरीबन 1842 तक, 34 ईयर्स तक, या 33 ईयर्स तक, हाँ, वो हैदराबाद के सियाह सफेद के मालिक थे। सारी अथॉरिटी उनके हाथ में थी, जिसको चाहते रखते, जिसको चाहते हटाते। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, अंग्रेज जो रेजिडेंट था वो उनके हाथ में था, और उसको उन्होंने पूरा, उसको एक्सप्लॉइट करने को, जो हैदराबाद स्टेट को एक्सप्लॉइट करने का पूरा फ्री हैंड दे रखा था चंदूलाल ने, कि जैसे चाहे वो एक्सप्लॉइट करें। तो 1800 में जो ट्रीटी हुई थी निज़ाम की, और उस वक्त निज़ाम अली खान शायद उस वक्त निज़ाम थे उसमें, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसमें यह था कि इन द नीड ऑफ से आर्म्ड असिस्टेंस, तो जब भी ऐसी जरूरत पड़ेगी तो कंपनी, निज़ाम जो है वो कंपनी को सपोर्ट करेंगे। तो 1812 में क्या हुआ कि निज़ाम की जो आर्मी थी उसने म्यूटनी की, और उन्होंने जो अपने कमांडिंग जो उसका ऑफिसर था आर्मी का, उसको तोप से लगा के उड़ा दिया। उस वक्त रसेल जो थे, हेनरी रसेल, वो वहां पर रेजिडेंट थे, शायद, हाँ रेजिडेंट थे। और हेनरी रसेल ने क्या किया उस वक्त, कहा, जब उसने देखा कि ऐसा हुआ है, तो ही फेल्ट दैट इट वाज द राइट अपॉर्चुनिटी टू एक्ट। और उस वक्त उन्होंने एक फोर्स इस्टेब्लिश की, और दीवान के साथ, यानी चंदूलाल के साथ उन्होंने हॉबनॉबिंग की। और वो एक, जिसको पहले शुरू में कहा गया रसल्स कॉन्टिजेंट, और उसके बाद फिर उसको कभी निजाम्स कॉन्टिजेंट, कभी हैदराबाद कॉन्टिजेंट कहा गया। और उसमें उन्होंने काफी बड़े पैमाने पर, तकरीबन शुरू में 2000 जो उन्होंने सोल्जर्स जो है उसको अपॉइंट किए, और उनके उनके ऊपर जो सुपरवाइज करने के लिए इंग्लिश जो जनरल्स और सूबेदार और मेजर्स वगैरह उन्होंने अपॉइंट किए। तो शुरू में तो तकरीबन 2000 था, उसके बाद वो कंटिजेंट जो था वो उसकी तादाद बढ़ती गई, और बाद में वो तकरीबन जो है वो 8000 के करीब हो गया, जिसमें तकरीबन 50 के करीब जो थे वो, 50 के करीब अंग्रेज ऑफिसर थे उसमें, जिनको बड़ी बड़ी सैलरीज मिलती थी। और दूसरा ये हुआ कि उसने, जब निजाम का के पास जो मिसमैनेजमेंट क्या बहुत था, चंदूलाल के जमाने में बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट था। और इन्होंने क्या किया कि जो पूरा एक्सपेंस था, वो जो 8000 की जो कॉन्टिजेंट था, कई सारे इन्होंने
कंटोनमेंट उसके लिए वो किए। और ये इस आर्मी को कभी भी निजाम ने यूज नहीं किया, ना कर सकते थे, क्योंकि उसकी पूरी कमांड जो थी वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथ में थी, रसल्स के, और फिर उसके बाद दूसरों के हाथों में। फिर यानी ऐसा हुआ, इतना जबरदस्त एक्सप्लॉइटेशन था कि जब सर रिचर्ड मेटकाफ जो है वो रेजिडेंट बने हैदराबाद स्टेट में, अंग्रेजों के हैदराबाद में रेजिडेंट बने, तो रेजिडेंट जो था वो रिप्रेजेंटेटिव होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो प्रिंसली स्टेट में जो इम्प्लीमेंट करता था कि जो दोनों को माहदे हैं उसको देखे गए। तो उसने उस वक्त रियलाइज किया कि हैदराबाद की स्टेट के फिनांसेस को कैसा ड्रेन किया जा रहा है और कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। फिर चंडूला, ये जो उसका जो पूरा एनुअल मेंटेनेंस था, जो आर्मी का जो पूरा मेंटेनेंस था, ये पूरा जो था ये इनके निजाम के एक्सचेकर से दिया जाता था। तो पूरा इसका मतलब अगर आप समझें कि इसका 20 लाख रुपए का सालाना खर्च था, तो तकरीबन ज्यादा ही था। तो यानी मतलब ये कि 1,30,000 पाउंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जो था, वो सिर्फ ऑफिसर्स का खर्च था। और ये जो है, ये जो ट्रूप्स के मेंटेनेंस का जो खर्च था वो 40 लाख रुपए सालाना था। यानी इतना बड़ा था, जो निज़ाम की जो पूरा रेवेन्यू था उसका 1/3 था। फिर निज़ाम को उसमें से दूसरी चीज़ें अंग्रेज़ों को देनी पड़ती थी, निज़ाम को सैलरीज देनी पड़ती थी। तो इस तकरीबन इन्होंने जो उसका निज़ाम का जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर एक दूसरा ये था कि इन्होंने एक काम और किया उस वक्त, कि एक बैंकिंग कंपनी की बुनियाद डाली गई। वहां पर जो था वो विलियम पाल्मर पामर एक एंटरप्रेन्योर था। उसने रसेल के साथ और इनके साथ मिलकर मतलब वो एक बैंकिंग कंपनी की बुनियाद डाली। और उसका मकसद ये था कि वो जो निजाम की हुकूमत को लोन दे और उनको एक्सप्लॉइट करे। बेसिक मकसद जो था उसको एक्सप्लॉइट करना। चंदू लाल ने उसमें पूरा रोल अदा किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। इनके लिए हैदराबाद स्टेट या निजाम का इंटरेस्ट कोई माने नहीं रखता था। सेल्फ सेंटर्ड आदमी, पूरा इन्होंने जो है वो उसको उसका डिस्ट्रक्शन का पूरा मतलब, आप आप तसव्वुर नहीं कर सकते कोई वजीर आजम या कोई दीवान जो है वो अपने स्टेट के उसको जो है क्या नाम, इंटरेस्ट को इस तरह जो है वो कर सकता है। तो एक, जब निज़ाम के पास पैसे नहीं होते थे उसको देने के लिए, तो पूरा जो सैलरीज थी वो मतलब जो पूरा उसका मेंटेनेंस था वो इनसे कर्ज लिया जाता था, फार्मर एंड कंपनी से। तो फार्मर एंड कंपनी जो है उनको बहुत ही ऑप्रेसिव रेट्स पर वो दिया करती थी, इन्फ्लेटेड रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर वो दिया करती थी क्या नाम है इनको लोन। और फिर उसके लिए ये जो कर्ज बढ़ता गया, और जब उस कर्ज की अदायगी जब नहीं हो पाती तो क्या करते थे कि इनको पहले बास जिले दिए गए, फिर दूसरे जिले दिए गए, फिर दूसरा क्या था, जो बेचारा बीच में किसान था या जो दूसरे जो जमींदार थे वो पिस रहे थे, पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। फिर उसके बाद नासरुद्दौला जब भी वो, यानी इतना खराब हो गया था सिस्टम, इनके ऊपर इतना जबरदस्त बोझ पड़ा था निजाम की सल्तनत के ऊपर, कि जब सिकंदर शाह के बाद जो है नासिरुद्दौला जब बने, जो निजाम बने, तो उन्होंने सोचा कि हम कैसे इसको इम्प्रूव करें। ये एक जो है एक बहुत जबरदस्त चीज है। उस वक्त नासिरुद्दौला ने जो अपना अपना जो फैमिली का खजाना था, उस खजाने से तकरीबन 1 करोड़ रुपए निकाल के कंपनी को दिए, ताकि ये इनका ऊपर से कर्ज कम हो। उसके बाद उन्होंने 8 लाख रुपए गोल्ड में निकाल के और दिए, ताकि उनका वो कम हो। उस जमाने में 1 करोड़ रुपए जो है आज के जमाने में बिलियंस ऑफ बिलियंस होंगे। और फिर जो है
तकरीबन उसके बाद 1.25 करोड़ जो है वो जबरदस्ती अंग्रेजों ने उनसे और लिए हथियार। अब देखिए क्या किस लेवल पर पहुंच गया था वो। फिर आ, यानी अंग्रेजों को भी इतना वो हुआ था। मेटकाफ ने तो बहुत ज्यादा लिखा है उसके बारे में। एक किताब में लिखा हुआ है एक तस्करा है, under Chandulal, the financial condition of the state steadily deteriorated. As we have noted, he resorted to tax farming, selling the rights to collect taxes from the stipulated areas to the highest bidder. Chandulal made grants of land so recklessly that in later years, documents issued during this time were not accepted as proof of title unless supported by other evidence. The story goes that he once spied a man sitting on a donkey with his face to the tail of the animal. On being questioned, the man answered that he had just been appointed talukdar of a district and wanted to ensure that no one else had bribed the diwan and been appointed to the same post. यानी चंडूलाल ने जो एक्सप्लाइटेशन का जो था वो लेवल वो कहाँ तक पहुंचा हुआ था। सर रिचर्ड टेम्पल जो 1867 में हैदराबाद के जो रेजिडेंट बने, उस जमाने तक काफी इम्प्रूव हो गई थी हैदराबाद स्टेट की हालत। तो उसने जो है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफेक्टिव सिस्टम था चंदूलाल के जमाने में, उसके बारे में लिखा है। आई न्यू दैट इन दोज डेज लॉलेसनेस प्रिवेल्ड बट आई हैड नो आइडिया until I read these papers how utterly the very foundations of good government were poisoned at their source. And so much of the blame, too, is traceable to Chandulal personally. एक तस्करा है कि जो है सर रिचर्ड टेम्पल को एक बैंकर ने बताया कि किस हद तक जो है चंडूलाल ने न सिर्फ ये कि निजाम ऑफ हैदराबाद के एक्सचेकर को प्लंडर किया, बल्कि आम लोगों को कैसे उसने प्लंडर किया इसके बारे में बहुत तफसील से लिखा हुआ है। चंडूलाल का नाम तो है इतना बदनाम हो गया कि बाद में लोग कहते थे कि मतलब जो उन्होंने जो लोगों को पोजीशन मतलब जो पेपर्स दिए थे मुख्तलिफ जगहों के लिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं बची थी। ये तो भला हुआ हो, यानी हैदराबाद जो था, हैदराबाद वाज डूम्ड एज अ एज अ प्रिंसली स्टेट। अगर जो है वो सर सालार जंग जो है वो उसको दोबारा रिस्ट्रेट नहीं करते। नासिरुद्दौला ने रिस्ट्रेट करने की कोशिश की, नासिरुद्दौला ने बहुत चाहा कि स्टेट को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, लेकिन बाद में आप देखेंगे सालार जंग जो है, सालार जंग वन ने स्टेट को रिवाइव किया। स्टेट जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिबिल्ड किया, और अंग्रेजों को ही इम्प्रेस्ड अपॉन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और से द ब्रिटिश ऑफिशियल्स टू allow a semblance of authority in the hands of से निज़ाम। तो उसके बाद जो है चीज़ें इम्प्रूव हुई, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हुए, उसके बाद वो हुआ। वरना चंडूलाल और उनके हवारी, और उसके बाद न सिर्फ चंडूलाल का मामला नहीं है, जो मीर आलम थे उनको भी कोई तो वो क्या नाम है बहुत ज़्यादा हमदर्दी नहीं थी, और मुनीर उल मुल्क जो है उनको भी नहीं थी। लेकिन जो एक्सप्लॉइटेशन का लेवल चंडूलाल के ज़माने में था वो ना उससे पहले कभी था और ना उसके बाद कभी हुआ है। तो बहुत ही फैसिनेटिंग पर्सनालिटी है। फैसिनेटिंग पर्सनालिटी इस लिहाज से है कि आप देखें कि ये एक साहिब दीवान शायर भी थे और अच्छी शायरी करते थे। दूसरे ये कि ये इससे पहले जो है वो रंजीत सिंह के कोर्ट में भी रह चुके थे, तो एक्सपोजर बहुत था। और दूसरा ये कि इनकी जो हो सकता है कि वो जो फैमिली बैकग्राउंड जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा हो, उसकी वजह से ये शायद अपने आप को कमजोर फील करते हैं, और ये चीजें लोग अंग्रेजों को खुश करने की जो कोशिश की वो शायद उसी का एक पार्ट हो। या साइकोफेंसी जो थी वो मिडिवल पीरियड में जब सल्तनतें कमजोर थी वो एक आम चीज थी। तो वो लेकिन फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी थी, और लोगों को इन्होंने बहुत ज्यादा
जो है वो चैरिटी में बहुत ज़्यादा चीज़ें दी। बाद लोग उसको दूसरी तरह से कहते हैं कि चैरिटी में इसलिए दे देते ताकि यानी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों को, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुओं को देते हो मुसलमानों को नहीं देते हो, जैसे मुसलमानों को चैरिटी में देते हो हिंदुओं को ना देते हो, हर तरह के इदारों को दी। लेकिन बेसिक इनका जो मकसद यानी इनका जो काम होना चाहिए था वो निज़ाम से हमदर्दी और निज़ाम के स्टेट को बेहतर अंदाज से उसका एडमिनिस्ट्रेशन था। तो ये काम तो ये नहीं कर सके और उसमें मुकम्मल तौर पर फ्लॉप रहे। और बल्कि आप देखें रसेल को उन्होंने पूरी हेल्प की कि किस तरह से एक्सप्लॉइट करें और उसको पूरा इकोनॉमिकली जो है जो वायबिलिटी थी उसको मतलब एक्सप्लॉइट करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। खास तौर पर जो है आप देखें पामर एंड कंपनी जो है वो एक ऐसा वाइट एलिफेंट था जो पूरे निज़ाम को खा जाता। बहुत सारे अंग्रेजों ने खुद भी उसके बारे में काफी इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया और फिर 1857 के बाद अंग्रेजों को खुद निज़ाम के साथ हमदर्दी हुई। और उसके बाद जो है अंग्रेजों ने निज़ाम की जो स्टेट थी उसको इम्प्रूव करने के लिए उसमें उनको फ्री हैंड भी दिया। और सालार जंग वन और उनके पास बाद जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से उसकी जो वायबिलिटी को इम्प्रूव किया, उसके फिनेंसेस को इम्प्रूव किया। तो एक तारीख की एक अहम पर्सनालिटी, खासतौर पर हैदराबाद की तारीख की एक अहम पर्सनालिटी के बारे में आज हमने गुफ्तगू की। और आ, हैरत है कि इस शख्स के बारे में जितना लिखा जाना चाहिए था और जैसा लिखा जाना चाहिए था अब तक लिखा नहीं गया है। तो और इन्वेस्टिगेशंस भी होंगी इनके बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।